मेरे प्यारे ऊर्जावान साथियों, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। ओके, तो दोस्तों आइए आज हम लोग एनटीपीसी का एक मज़ेदार सेट का डिस्कशन करेंगे। मैं पहले ही इसका स्क्रीनशॉट मैं दे चुका हूं सभी को, और जो भी इस सेट को आप लगाए होंगे उन्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आइए इसी का डिस्कशन करेंगे। ये देखिए फुल लेंथ सेट है, इसमें 100 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। एनटीपीसी में 100 क्वेश्चन रहता है। एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो ये 100 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आइए आज समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग चलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा करके ऑल पर दबा देंगे, ताकि आपको हर एक वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, और आपकी तैयारी और मजबूत होता रहे। ओके, आइए आज हमारे अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव से जुड़कर फ़ायदा उठाएं, अपने तैयारी को और मजबूत करें। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन जो है, ये कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्रयमूल्य मतलब सीपी और विक्रयमूल्य मतलब एसपी। ओके, क्या है इसका अनुपात, क्या है 4:5 है। इसका मतलब है कि अगर 4 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है, 5 रुपये में बेचता है, तो यानी खरीद रहा है कम में, बेच रहा है अधिक में, तो ये लाभ होगा, जाहिर सी बात है। तो लाभ हानि पूछ रहा है प्रतिशत, तो हानि तो होगा नहीं, लाभ होगा। तो लाभ होगा तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना लाभ होगा, तो देखिए 4 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेचा, तो कितना का लाभ होगा? तो 1 रुपया का लाभ होगा। ओके, 1 रुपया का लाभ होगा। तो ये लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत निकालते हैं हम लोग इस तरह से। इसमें लाभ को हम लोग ऊपर लिखते हैं, ओके, और नीचे क्रयमूल्य यानी कि सीपी लिखते हैं। ओके, जितना पूंजी लगाया और 100 से इसको गुना करते हैं। ओके, तो लाभ कितना है? 1 रुपया। पूंजी कितना लगाया था? 4 रुपया। 100 से हम लोग गुना कर देते हैं। ओके, है ना। तो ये कट गया आपको 25 मरतबे, तो ये हो गया 25%। ओके, तो ये हो गया 25%। 25% देखिए किस में है? ऑप्शन ए में है 25%। देखिए ऑप्शन ए हो गया आपको 25%, ऑप्शन ए सही हो गया। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका बन चुका है। हमें लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उस जर्मन रसायनज्ञ यानी कि केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान का नाम बताना है, जिनने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया था, त्रियोड किया था, उसके बारे में बताना है। देखिए ये क्वेश्चन है किससे? ये क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से। ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल की अगर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 4 लोगों का नाम आता है। एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है बोडेनियर, है ना, इसमें भी होगा बोडेनियर। देखिए यह इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए कि एक व्यक्ति हुए सबसे पहले बोडेनियर जो हुए हैं, उन्होंने देखिए एक व्यक्ति हुए हैं जिसका नाम है बोडेनियर। ठीक है, कौन है? डोवेनियर, सॉरी बोडेनियर नहीं, डोवेनियर। ठीक है, डोवेनियर ऐसे लिखते हैं इसको, डोवेनियर पढ़ते हैं हम लोग, डोवेनियर। ओके, एक व्यक्ति हुए हैं जिसका नाम है न्यूलैंड। ओके, और एक व्यक्ति हुए हैं, यहाँ भी दिया हुआ न्यूलैंड। एक व्यक्ति हुए हैं मेंडलिफ। ओके, और एक व्यक्ति हुए हैं उसका नाम है मोसले। ओके, पीरियोडिक टेबल में ये 4 नाम आपको याद रखना चाहिए। ओके, देखिए इन्होंने तिर्यक नियम दिया था, तिर्यक नियम। ओके, त्रिक नियम किसने दिया है? तो बोडेनियर ने। ओके, न्यूलैंड ने दिया है अष्टक नियम, अष्टक नियम। ओके, मेंडलिफ ने क्या किया था? तो आवर्त सारणी पहली बार मेंडलिफ ने बताया था। आवर्त सारणी, आवर्त जो पीरियोडिक टेबल जो है वो पहली बार मेंडलिफ ने बनाया था। लेकिन अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी चलता है वो मोसले ने बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसने बनाया है? मोसले ने। तो ये 4 नाम याद रखेंगे, पहला डोवेनियर, न्यूलैंड, मेंडलिफ और मोसले। ओके, तो ये 1817 ईस्वी में इन्होंने ये बताया था, जिसमें 3 तत्वों को रख करके बीच वाले को निकाला जाता था। तो ये ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा, कुछ दिन चला, उसके बाद न्यूलैंड का आया। न्यूलैंड का भी ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा। मेंडलिफ का हद तक सक्सेस था, लेकिन उसके बाद जब मॉडर्न आधुनिक टेबल आ गया जो मोसले का है, तो मोसले का ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आज के डेट में भी माना जाता है। ओके, तो ये हो गया आपको पीरियोडिक टेबल से कुछ जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आइए समझते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है कि निम्न में से किस भारतीय, क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखिएगा, तीसरा जो है वो क्या कहता है? कहता है निम्न में से
किस भारतीय राज्य में अभी भी राइट होल माइनिंग किया जाता है? राइट होल माइनिंग मतलब क्या होता है कि जो माइनिंग मतलब कि जहाँ खनिज है, ज़मीन के अंदर में खनिज है, और इस खनिज में क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं, इसमें गड्ढा करके बिल बना करके राइट की तरफ बिल बना करके, चूहा की तरफ बिल बना करके अंदर घुसते हैं, घुस करके खनिज को निकालते हैं। इसी को कहा जाता है राइट होल माइनिंग। इसको राइट होल माइनिंग कहा जाता है। ओके, और ये राइट होल माइनिंग जो है ये कहाँ है, किस राज्य में होता है? तो ये आपको मेघालय में देखने को मिलता है। याद रखेंगे, मेघालय के चेरापूंजी इत्यादि में ये देखने को ज़्यादा मिलता है, जहाँ जनजाति लोग अपने परिवार के साथ ये काम करते हैं। ओके, तो ये अभी भी जारी है मेघालय में। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। मेघालय जो है आपको शिलांग का पठार है, जो आपको छोटा नागपुर के हिस्सा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। ये क्वेश्चन चौथा क्या आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से है, जो 2019 के था। ओके, तो यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी नहीं, और 2019 में क्या कौन सा हुआ था उसको छोड़ के चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यह जो क्या कहता है, देखिए 5 का क्वेश्चन को समझिए। पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का नॉलेज बढ़ाइए इससे। देखिए इसमें क्या कहता है, कैबिनेट मंत्री इसमें से कौन नहीं है? ओके, तो कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? देखिए ऑप्शन ए में दे रहा है गृह मंत्री, क्या कैबिनेट मंत्री है? तो हाँ, ये कैबिनेट मंत्री है। विदेश मंत्री कैबिनेट मंत्री है। ये कानून और न्याय मंत्री ये कैबिनेट मंत्री है, हाँ ये भी है। रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री, देखिए रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री की बात कर, रक्षा मंत्रालय रह जाता तो कैबिनेट मंत्री रहता, लेकिन रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री कह रहा है, इसलिए ये कैबिनेट मंत्री में नहीं आते हैं। एक्चुअली देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना, इस पर थोड़ा डिस्कशन आपको हम कर देते हैं कि एक होता है मंत्रिमंडल, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 74 जो है इसमें मंत्रिमंडल की बात करता है, मंत्रिमंडल। ओके, और ये मंत्रिमंडल में क्या होते हैं, मंत्रिमंडल में सबसे ऊपर मंत्री जो होता है, ये मंत्रिमंडल हो गया। मंत्रिमंडल के अंदर में क्या होता है कि मंत्रिमंडल में होते हैं, एक होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट। ओके, कैबिनेट के नीचे होता है राजमंत्री, और उसके नीचे होता है उप राजमंत्री, उप मंत्री या फिर उप राजमंत्री या उप मंत्री भी कहा जाता है। ओके, ये कैबिनेट मंत्री कौन होता है? तो मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। ये जितना भी मंत्रालय हो गया, जैसे कि विदेश मंत्रालय, आपका शिक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, ये सब के जो प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, वो होता है कैबिनेट मंत्री। ओके, और ये जो होते हैं प्रधानमंत्री के से मतलब कि कैबिनेट मंत्री जब भी कुछ होता है तो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में ये हिस्सा लेते हैं। ओके, उसके बाद इसी के सहयोग के लिए राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री कभी कभी स्वतंत्र भी होते हैं, नहीं तो इसी के कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए राज्य मंत्री होता है, और राज्य मंत्री के सहयोग के लिए या कैबिनेट के सहयोग के लिए उप मंत्री होता है। तो इस तरह की व्यवस्था है हमारे यहाँ, जो अनुच्छेद 74 के तहत ये होता है। और ये किसके लिए होता है? ये राष्ट्रपति के सहयोग के लिए है, राष्ट्रपति के सहयोग के लिए है, राष्ट्रपति के सहयोग के लिए है। इसका हेड जो होता है मंत्रिमंडल का जो हेड होता है, प्रधान होता है, वो होता है पीएम, प्रधानमंत्री। ओके, ये प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, तो हमें लगता है कि इतना नॉलेज आपको मंत्रिमंडल के बारे में काफ़ी हो चुका है। ठीक है, इन चीज़ों को इस पॉइंट वाइज आप लिखते चलेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है वह है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया? ओके, सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया। तो ये जो पहली बार जब आए थे तो पहली बार संबोधन किस विश्वविद्यालय को किए? देखिए 1916 ईस्वी में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ओके, तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में। इसी स्थापना के समय ये मंच पर पहुंचे थे महात्मा गांधी, पहली बार आए थे। आप जानवे करते हैं कि महात्मा गांधी अर्ली एज में ही चले गए थे साउथ अफ्रीका, और वहाँ उन्होंने कई काम किया, और उसके बाद फिर जब वापस लौटे तो ये 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे। और उसी के दौरान 9 जनवरी 1915 के बाद 16 में जब BHU की स्थापना हो रहा था, तो उसी समारोह में इन्होंने पहली बार अपना भाषण दिए थे भारत में। ओके, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन से एक और समझ लिए कि वाराणसी विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? एक और फैक्ट जान लीजिए, इसके संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। आप कमेंट में बताइएगा, ये क्वेश्चन इसका जवाब बताइएगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न मिला है पंडित मदन मोहन मालवीय को मरने उपरांत मिला है, तो ये कब मिला, ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। फिर मैथ का क्वेश्चन आ चुका है 7 में। देखिए ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैथ का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि एक
एक टैंक में 2 इनलेट, इनलेट मतलब नल जो लगा हुआ है जो टैंक को भरता है, 2 इनलेट है जो जिसमें पानी भर रहा है, उसमें ए और बी है जो 5 घंटा 6 घंटा में भर सकता है, और एक आउटलेट सी है जो पूरे टंकी को 30 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कब भरे, कितना देर में भरेगा, क्वेश्चन ये है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरी सिंपल है इसको बनाने के लिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो होता है हम लोग क्या करते हैं, जो टंक जो नल भर रहा है उसको हम लोग प्लस करते हैं, जो घटा जो निकाल रहा है उसको माइनस करते हैं। जैसे कि ए बी और सी ये 3 नल है, ये दोनों तो भर रहे हैं और ये है जो पानी निकाल रहा है, तो एक साथ सभी भर दिया जा इस चालू कर दिया जा रहा है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। तो 5 घंटा है तो 5 को हम क्या करते हैं 1/5 कर देते हैं, ये क्षमता निकाल रहे हैं। ये कितना देर में भर देता है, प्लस 1/6 घंटा में ये भर देता है। ये खाली कितना में करता है, तो 1/30 में खाली कर देता है। ओके, बस इसी को आप सोल्व कीजिए, आंसर ले लीजिए, सोल्व कीजिएगा, है ना। तो ये तीनों को हम सोल्व करेंगे तो कहाँ पर मिल जाएगा, तो 30 पर ये तीनों जा करके मिल जाएगा। ओके, और जब ये 30 पर मिलेगा तो ये कितना मरतबे, तो 6 मरतबे। ओके, ये कितना मरतबे, तो 5 मरतबे। ओके, है ना, 6 5 11, और ये कितना मरतबे, तो -1। ओके, तो कितना हो गया, 6 5 11, 11 में से 1 गया तो बच गया 10। ओके, और ये हो गया नीचे 30, ऊपर से 1 0 से 1 0, इसको पलट दीजिए क्योंकि क्षमता है तो हम समय निकालने के लिए पलट देंगे। तो 3 घंटा, यानी कि अगर हम तीनों नल को खोल दें तो 3 घंटा में टंकी पूरा भर जाएगा। ओके, है ना। अगर सी को केवल हम खोल देंगे भरने के बाद तो 30 घंटा में खाली करेगा। ओके, तो 3 घंटा है। देखिए ऑप्शन किस में सही है, 7वां का, है ना। तो ये 7वां का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, तो देखिएगा इसका ऑप्शन जो है ना 7वां का, जो कि 7वां का ऑप्शन कौन सा है, 3, यानी कि सी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। ये भी आपको देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है आपको ये भी देखिए ये आपको हिंदी से क्वेश्चन है। देखिए, देवकी नंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है, पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है ना। आप केवल यही जान लीजिए, बस इसका क्वेश्चन ये जानिए कि देवकी नंदन खत्री ने किस पुस्तक को लिखा है। इसका आंसर ये है, यानी कि इन पुस्तकों में जो लेखक देवकी नंदन खत्री है ना, जो किस पुस्तक के लेखक देवकी नंदन खत्री है वो बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे बनाने के लिए हम जानते हैं गीत गोविंद के लेखक जयदेव, ये तो जानते होंगे सब, जयदेव है। ओके, गीतांजलि जो है टैगोर साहब का है, टैगोर का, ठीक है, टैगोर साहब रविंद्रनाथ टैगोर का, इन्हीं पर इनको भारत रत्न मिला था, सॉरी नोबेल पुरस्कार मिला था। और रत्नावली जो है, रत्नावली ये राजशेखर का है। तो बच गया आपका चंद्रकांता, यानी कि चंद्रकांता वह पुस्तक है ना, जिसको जिनका लेखक कौन है, देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री के द्वारा चंद्रकांता लिखा गया है, और चंद्रकांता जो पुस्तक है ना, इस पर सीरियल भी बना हुआ है। ओके, ठीक है। तो और रत्नावली किसने लिखा है, जो रत्नावली लिखने है राजशेखर, इसका क्या नाम है, ये राजशेखर, राजशेखर के द्वारा ये लिखा गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, याद हो गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकल रहे हैं, इस सभी पॉइंट को आप लिखते चलेंगे तो आपको फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 6% की वार्षिक दर से 25,000 की राशि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज ज्ञात करने के लिए जो मिश्रधन होता है उसमें से मूलधन मतलब पी को घटा देते हैं तो SI प्राप्त होता है। ये SI CI बोलते हैं इसको, CI प्राप्त होता है। CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चक्रवृद्धि ब्याज है इसलिए इसको CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमको A निकालना पड़ेगा। P तो दिया हुआ है, तो A निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, वो क्या आता है, A बराबर होता है P × 1 + R/100 ओके के पावर T, ये होता है। ठीक है, इसमें P दिया हुआ है 25,000 और R दिया हुआ है 6% और T दिया हुआ है 2 वर्ष, तो ये आराम से निकल जाएगा। तो अगर इस पर इस सभी का मान रखेंगे तो आपको A निकल के आ जाएगा 28,090। ये A निकल करके आ जाएगा, सबको मान रख के कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएंगे। ये A प्राप्त हो गया। ओके, इसमें अगर हम I निकालना चाहते हैं तो A में से P को घटा देंगे, तो यानी कि 28,090 में से हम 25,000 घटा दे तो आपको जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 3,090 रुपया। और 3,090 रुपया किस में है, तो ये ऑप्शन B में आप देखेंगे। तो 10 में क्या कहता है, तेंदु, अमलतास, बेल जैसी समान पेड़ भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। ओके, भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो ये जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है
सूक्ष्म पर्णपाती वन, है ना, ये है आपको सूक्ष्म पर्णपाती वन। सूक्ष्म पर्णपाती वन क्या होते हैं? देखिए भारत में कुछ वन है जैसे जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन, जिसमें सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत में मात्र आपको 3 ही ऐसा जगह है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जैसे भारत को अगर आप देखेंगे तो ये हो गया भारत, भारत में ये वाला साइड में यानी कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी साइड में जो वर्षा होता है, ये वर्षा होता है 200 सेंटीमीटर, और आपको अंडमान निकोबार में वर्षा 200 सेंटीमीटर, और ये पूर्वी भाग में जो वर्षा होता है 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो वन पाए जाते हैं वो वन पाए जाते हैं सदाबहार वन, जिसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहा जाता है, जिसमें पेड़ में कभी पत्ता जो है एक साथ नहीं गिरते हैं। आप देखे होंगे कि ज़्यादातर एरिया में जो भारत में पेड़ हैं वहाँ एक साथ पत्ता, सभी के सभी पत्ता झड़ जाते हैं, उसको पतझड़ वन कहा जाता है। तो पर्णपाती वन, ये पर्णपाती वन है। जो आपको जो यहाँ दे रहा है एग्जाम क्वेश्चन में, वो क्या है? तेंदू, अमलतास, बेल, ये सब जो वृक्ष है, ये कैसा वृक्ष है? पर्णपाती है। ओके, तो हमने बताया कि 3 जगह जो पाए जाते हैं वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, लेकिन भारत के मैक्सिमम क्षेत्र में जो वर्षा होता है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। तो 100 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होता है वहाँ कैसा वन होते हैं? वैसा वन होते हैं जो पत्तियां को झाड़ देता है, उसको पर्णपाती वन कहते हैं। तो भारत के मैक्सिमम क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वह वन पाया जाता है पर्णपाती वन। ओके, पतझड़ यानी कि पत्ता को एक साथ सभी पत्ता गिरा देते हैं। ओके, जो एक साथ पत्ता को नहीं गिराता उसको बोलते हैं सदाबहार वनस्पति, और जो एक साथ पत्ता को गिरा देते हैं उसको बोला जाता है पर्णपाती वनस्पति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11, क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखेंगे। 11 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन जो है ये भी मैथ से क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये 2 क्वेश्चन है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF बताना है, HCF। ओके, तो आप देखिए सबसे छोटी अभाज्य कौन होता है? तो सबसे छोटी अभाज्य होता है 2। सबसे छोटी भाज्य कौन होता है? तो सबसे छोटी भाज्य जो होता है वो होता है 4। ओके, है ना, 4। इससे छोटा जो है 3, ये हो जाए अभाज्य, है ना। तो ये हो गया आपको अभाज्य संख्या, ये हो गया भाज्य संख्या। ये दोनों का अगर हम HCF निकालें तो ये दोनों का HCF कितना हो जाएगा? तो HCF ये दोनों का हो जाएगा 2। ओके, है ना, 2 हो जाएगा इसका HCF। ओके, है ना। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 11 का आंसर आपका सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपको 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। आपको बस इसको बस सॉल्व करना है। तो क्या कर रहा है कि देखिए ये दोनों जो है डिवाइड है। ओके, है ना, क्या है देखो 63, ये पॉइंट में 0.63 है ना। तो पॉइंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। ओके, और देखो ये है 1.26, तो 1.26 को अगर हम यहाँ भी पॉइंट हटा देंगे तो 0 आ जाएगा नीचे, लेकिन अगर भागा में है तो भागा को हम लोग गुना में बदल देंगे तो जो नीचे ऊपर चला जाएगा, यानी कि 100 ऊपर आ जाएगा और 126 नीचे आ जाएगा। ओके, है ना। उसके बाद बाहर निकालेंगे तो वहाँ भी बाहर में भी गुना ही है, तो गुना हो जाएगा। उसके बाद प्लस है, ये दोनों गुना करके डायरेक्ट 15 लिख सकते हैं अभी। ओके, अब काट दीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 2 मरतबा कैंसिल हो गया और 2 से ही कैंसिल हो गया। ओके, तो ये 2 व 15 यानी कि यहाँ 2 बच गया, यहाँ 15 बच गया। ये दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 17, है ना। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में 17 है। ऑप्शन ए में देखिए 17 है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 13 के बाद 14 जो आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा। नेक्स्ट पेज में देखिए, इस पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 14 है, आप देखेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ये भी मैथ से क्वेश्चन है। क्या कहता है? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य को प्राइम है? सह अभाज्य, इसको को प्राइम कहते हैं। सह अभाज्य क्या होता है? देखिए इसका डिफिनेशन अगर जिसको आता है, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। जिसको डिफिनेशन नहीं पता है सह अभाज्य किसे कहते हैं, उससे यह क्वेश्चन बहुत दिक्कत होगा। ओके, सह अभाज्य उसे कहते हैं, वह 2 संख्या होते हैं जिसकी कॉमन फैक्टर मात्र 1 हो। ओके, 1 जिसका कॉमन फैक्टर हो उसको सह अभाज्य कहते हैं। तो इन दोनों में देखिएगा तो 39 और 65, इन दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 नहीं है, 13 भी है, 5 भी है, 13 भी है, सॉरी 13 है। ओके, 14 और 21, इन दोनों का 7 भी कॉमन फैक्टर है। ओके, है ना। तो केवल ये 1 नहीं है, तो केवल 6 जो है 6 और 35 को आप देखेंगे, इन दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 है। ओके, इसलिए इसको सह अभाज्य कहते हैं। तो सह अभाज्य किसे कहते हैं? वह युग्म जिसके दोनों का कॉमन फैक्टर है जो केवल 1 होना चाहिए, इसको सह अभाज्य कहते हैं। तो इसमें आंसर हो गया आपको सी, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 क्या कहता है? ये कहता है इसमें यह क्या कौन सा संख्या, ये क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या है। तो ये अगर रूट में कोई भी चीज़ है, 14 में देखेंगे तो रूट में अगर कोई भी चीज़ रहता है, ओके, रूट में √3 है, √2 है, तो इस तरह के जो संख्या होते हैं ये संख्या को कहा जाता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय होता है। ओके, तो ये हो गया आपको ऑप्शन ए में अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या कहता है? 15 क्वेश्चन नंबर है जो है देखिए, केरल के तालीपरम्बा
के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताएं जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक विशेष देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 15 कहता है केरल के तालिम्बरम्बा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताएं जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति होती है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि ध्वज दंड नहीं है, यहाँ ध्वज दंड नहीं है। ओके, यह कौन सा मंदिर है? तो यह मंदिर है राजराजेश्वर। राजराजेश्वर मंदिर जो है यह केरल में स्थित है। कहाँ है यह मंदिर? केरल में है। ओके, है ना। मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ है जी? तो ये आंध्र प्रदेश में है। एक है गोकर्णनाथनेश्वर मंदिर कहाँ है ना? ये है आपका कर्नाटक में है। ओके, कर्नाटक में। बाकी रामेश्वरम महादेव मंदिर ये तो आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। ओके, है ना। तो ये सब कुछ मंदिर है ना। ये सब दक्षिण भारत के मंदिर है। तो दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली में होते हैं, द्रविड़ शैली में होते हैं। और उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं वो नागर शैली में होते हैं, नागर शैली में होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। बीच में होते हैं वो बेसर शैली होता है, बेसर शैली यानी कि 3 शैली होते हैं। एक होता है द्रविड़ शैली, एक नागर शैली और एक होता है बेसर शैली। द्रविड़ शैली जो होता है वो दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में नागर शैली, और बीच में जो होते हैं मध्य प्रदेश इत्यादि में जो आप मिलेंगे वो बेसर शैली होता है। बेसर शैली क्या है? द्रविड़ शैली और नागर शैली के दोनों का मिला जुला रूप है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो 16 क्या कहता है? देखिए 16 कह रहा है कि ये 16 क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि x+3 के होल क्यूब के विस्तार में x का गुणांक कितना होगा? ओके, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको x+3 के होल क्यूब निकालना है। इसमें x का गुणांक क्या होगा? तो बस इसको होल क्यूब निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। होल क्यूब निकालेंगे, देखो a+b के होल क्यूब हो गया। तो a+b के होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब यानी कि x क्यूब। ओके, ठीक है, x क्यूब प्लस 3 के क्यूब है ना, प्लस 3 x स्क्वायर 3 प्लस 3 x के 3 के स्क्वायर, ये होता है। ओके, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें सब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? x का क्यूब प्राप्त हुआ, यहाँ से 27 प्राप्त हो गया, यहाँ से कितना हो गया? देखिए तो 3 3 9 9x स्क्वायर प्राप्त हुआ, यहाँ से कितना पड़ा? 3 3 9 27 है ना, प्लस में 27 एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब 27 एक्स स्क्वायर एक्स प्राप्त, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं एक्स प्राप्त हुए। अब आपसे यही क्वेश्चन है, क्या है कि एक्स के गुणक कौन है? तो एक्स के गुणक एक्स किसके साथ गुना कर रहा है? तो 27 के साथ गुना कर रहा है, तो आंसर 27 हो जाएगा। ओके, तो देखिए आंसर किस ऑप्शन में 27 है? तो 27 ऑप्शन बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस ब्रिटिश रसायन का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 के कह रहा है उस ब्रिटिश रसायन के नाम बताएं जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 ईस्वी में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये जो है ना, जो ये पदार्थ के अध्ययन के निर्णायक सिद्ध हुआ था, द्रव्यमान संरक्षण के स्थिर अनुपात के बारे में सिद्धांत दिया है, वह कौन है? जॉन डाल्टन। इसमें याद रखेंगे, जॉन डाल्टन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। लेवोजियर एक इसमें आंसर आया है जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। इसमें एक और आया है अर्नेस्ट रदरफोर्ड कौन है जी? तो नाभिक का जनक इसको माना जाता है ना। ओके, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन को आप देखेंगे है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है अगला क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ओके, देखिए क्या कहता है कि दो बक्सा है ए बी में किसी वस्तु को क्रमशः 85 और क्रमशः 68 नग रखे जा सकते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेट में पैक किया जाता है जो बक्से के फिट हो सके। इनमें से प्रत्येक पैकेट का अधिकतम नग रखे जा सकते हैं। कितने नग रखे जा सकते हैं ताकि दोनों बक्से में पूरी तरह से भर जाए? देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं तो इसमें कुछ करना नहीं है। इस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें केवल आप HCF निकाल दीजिए जो दिया हुआ है। एक है 85 दिया हुआ और आपको एक दिया है 68। ओके, तो इन दोनों का अगर आप HCF निकालेंगे, LCM नहीं, HCF क्या होता है? जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को HCF कहते हैं। इसमें दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? देखिए 17 का टेबल में ये भी आता है, 17 का टेबल में भी आता है। 17 का कॉमन फैक्टर तो 17 इसका आंसर हो गया। तो 17 नग प्रति पैकेट, एक पैकेट में 17 नग होंगे, है ना। देखिए तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन
आपको ऑप्शन जो दिख रहा है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये भी मैथ से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 20 में कह रहा है एक विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% छूट देता है, तो उसे लाभ क्या होगा। देखिए एक्चुअली में जब बाज़ार में आप जाएंगे तो आपको कुछ खरीदना हो तो उस पैकेट पर एक आर एस लिखा होता है। ओके, यानी कि एक होता है आर एस, वो हो गया वही प्रिंट होता है, यानी कि इसी को अंकित मूल्य कहते हैं। तो ये अंकित मूल्य हो गया। देखिए 3 तरह के इसमें रेट होते हैं, 3 मूल्य होते हैं। एक होता है जितना में खरीदा गया उसको बोलते हैं सीपी, एक होता है अंकित मूल्य जिसको आर एस लिखा होता है वो, और एक जिस पर बेचता है वो हो गया सेलिंग प्राइस सीपी। ओके, 3 चीज़ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कोई वस्तु को 100 रुपये में पहले से खरीदा था। ओके, इतना पूंजी लगा था उसका। अब वो आर एस कितना लिखेगा, तो 40% अधिक किया तो 140 रुपये आर एस लिखेगा। आप क्या कर रहा है कि उसको जब बेच रहा है तो इस पर छूट देगा। छूट जब भी मिलता है तो आर एस पर छूट मिलते हैं। ओके, आर एस पर इसका छूट मिलता है। ठीक है, तो आर एस पर जब छूट मिल रहा है तो कितना छूट मिल रहा है, 20% छूट मिल रहा है। ठीक है, आर एस पर कितना प्रतिशत का, 20% का छूट मिल रहा है। समझ गए। ओके, और 20% छूट मिल रहा था, कितना लाभ होगा ये कह रहा है। तो सेलिंग कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका 140 रुपया टोटल। इस पर 20% का छूट दिया, नहीं कि 80 से इसको हम लोग क्या कर देते हैं 80/80% कर देंगे। 20% छूट दिया मतलब 80%। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। ओके, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आपको प्राप्त होगा। तो 112 प्राप्त होगा, यानी कि कहने का मतलब किसी वस्तु को वो खरीदा था 100 रुपये में, बेच रहा है 112 रुपये में, तो कितना का लाभ होगा। तो लाभ जो होगा यही जितना 100 का है 100% लाभ प्रतिशत भी हो जाएगा। तो लाभ कितना हो जाएगा, तो देखिए 12 रुपया लाभ होगा और लाभ प्रतिशत भी हो गया। ओके, तो 12% लाभ होंगे। देखिए ऑप्शन किस में है 12%। ओके, तो 12% ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको स्पष्ट, तो ऑप्शन सी मारेंगे आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, ये कहता है 21 क्वेश्चन में पढ़िए। क्या कर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप शैक्षिक पोर्टल तैयार किया है ना, वन स्टॉप शैक्षिक पोर्टल तैयार किया जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय से लेकर विद्वान अध्यापक एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इनका क्या नाम है। ठीक है, तो ये जो है इस पोर्टल का जो नाम है वो है साक्षात, नाम है इसका साक्षात। ओके, तो ये याद रखेंगे, याद रखने वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 में क्या कहता है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना, ये रीजनिंग का, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है ना। वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना, भुजा स्क्वायर। अब कह रहा है कि जो वृत्त है, वृत्त का व्यास, जो वृत्त का व्यास है वह क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। ओके, तो व्यास जो समबाहु त्रिभुज का भुजा है, तो व्यास अगर इसका आर हम इसको माने हैं तो ये क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, 2r। ओके, और 2r यही होता है ना, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 2 स्क्वायर के 2 स्क्वायर एला कर देंगे। ओके, है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको देखिए, यानी कि ये हो गया आपको r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 से ही कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा ऊपर में पाई बच गया और नीचे में r बच गया, यानी कि अनुपात में हो जाएगा पाई/√3, यानी पाई/√3 आंसर हो जाएगा इसका, पाई/√3। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो देख नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, और दोनों मिलकर वे 10 दिन तक एक साथ कार्य किया और 10 दिन में ए छोड़ दिया, उसके बाद बाकी जो शेष दिन काम बचा हुआ है वो कौन किया है, बी किया है। तो शेष कितने दिन तक और काम चला। ओके, तो इसी को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए क्या हम लोग क्या करते हैं, अप्रोच क्या लगाते हैं इसमें। देखिए इसको बनाइएगा तो पहले ए काम किया और बी काम किया, दोनों साथ में काम किया। ओके, अब ये दोनों साथ में 10 दिन तक काम किया, तो एक दिन का काम निकाल लीजिए। तो ए का एक दिन का 1/20 हो गया। ओके, बी का एक दिन का 1/24 हो गया, 1/24 हो गया, और दोनों 10 दिन काम किया, दोनों 10 दिन काम करवा दीजिए दोनों से। समझ गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है, अब जो है ये आप अब ये दोनों 10 दिन का काम किया। अब जो काम करेगा कौन करेगा, बी करेगा। बी कितना दिन किया, मान लेते हैं कि 1 दिन काम किया है बी, है ना, किस स्पीड से, तो 24 के स्पीड से किया, तब जाकर पूरा काम समाप्त हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ रहे हैं सब लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कहता है, देखिए अब जो है हम यहाँ एक्स के मान निकालेंगे, यही आंसर हो जाएगा कि एक्स कितना दिन तक और भी काम चला, तो ये दोनों को जोड़ करके उधर भेज देते हैं। ओके, है ना, बाकी ये बच गया, यानी कि यहाँ पर बच गया x/24, इधर में है आपका 1,
ये दोनों जोड़ करके इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110 बटा, ये दोनों कैल्शियम ले रहे हैं तो 120 कैल्शियम हो गया। ओके, 120 इधर से चला गया तो ये हो गया 120, 120 में से 10 गया तो बच गया 10 बटा 120, है ना। तो ये हो गया आपका, और 10 बटा 120 हो गया, यानी कि 1 बटा 24 बराबर 10 बटा 120। ओके, देखिए 5 मरतबे कट गया और ये कट गया आपको 2 मरतबे, यानी कि ऊपर यहाँ बच गया 2, यानी कि एक्स पर क्या बच गया 2, यानी कि शेष कितना दिन काम चला था, तो 2 दिन काम चला था। शेष काम कितना दिन, 2 दिन। तो ऑप्शन किस में है देखिए, तो ये ऑप्शन आपको किस में दिखेगा, तो ऑप्शन डी में है। ओके, है ना। तो इसके आंसर जो है किस में है, ऑप्शन डी में है ना। 2 दिन और भी काम चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है देखिए, है ना। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो कहता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान के अंगीकार किए गए हैं, मतलब किस संविधान से यह मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो इस ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी में देखिए संयुक्त राष्ट्र है, यानी पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी उसी संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन में और भी है, जैसे सोवियत संघ, तो इसे क्या लिया गया है, कर्तव्य लिया गया है। सोवियत संघ से ड्यूटी लिया गया है, ड्यूटी। ओके, है ना। और ब्रिटेन से क्या लिया है, संसद की प्रक्रिया लिया गया है, 2 सदनीय व्यवस्था लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो क्या कह रहा है, वो कहता है 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो कहता है कैल्शियम ऑक्साइड का पूरा दूसरा नाम क्या है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग अनबुझा चूना भी कहते हैं, अनबुझा चूना। ठीक है, ये सब जो है, और जैसे बेकिंग सोडा के सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इस तरह से ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है भारत सरकार के द्वारा BCG टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में किस वर्ष नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नेशनल टीबी प्रोग्राम जो टीबी के लिए लॉन्च किया गया था, टीबी उन्मूलन के लिए और BCG के टीकाकरण के लिए, वह किया गया था 1962 ईस्वी में, याद रखेंगे 1962 ईस्वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, अगला क्वेश्चन जो है 27, क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, वो क्या कहता है, वो कहता है कि भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी कहा जाता है। तो काला पानी की सज़ा दिया जाता था, है ना। हमारे वीर सावरकर साहब को भी काला पानी की सज़ा हुआ था। ठीक है, तो ये काला पानी क्या है, काला पानी कहाँ है, तो ये अंडमान द्वीप पर स्थित एक जेल था जिसको काला पानी कहा जाता है। ओके, तो अंडमान द्वीप में, इनके अंडमान निकोबार में अंडमान द्वीप पर एक जेल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा, है ना। तो वो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने के बजाय, 28 क्वेश्चन नंबर, यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए 5% लाभ, हानि के मतलब हो गया 95%। ओके, 95%, और लाभ के मतलब हो गया 105%। तो इन दोनों में कितना के अंतर है, तो इन दोनों में 10 का अंतर है, यानी कि 10% का अंतर है। और कितना अधिक मिल रहा है, तो अधिक जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, अधिक मिल रहा है वो मिल रहा है 5 रुपया, यानी कि 10% बराबर 5 रुपया, है ना। तो कुल कितना हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा, तो 10% बराबर 50 रुपया, 5 रुपया, तो 100% बराबर एक जोड़ने बढ़ा देंगे तो एक जोड़ने बढ़ जाएगा, यानी 50 रुपया। 100% कितना हो जाएगा, 50 रुपया। ठीक है, तो 50 रुपया किस में है, 50 किस में देखिएगा, तो ये 50 आपको ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है 50, तो ऑप्शन डी मार दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कौन है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, 29 कह रहा है लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है। तो लक्षद्वीप कहाँ पे है, देखिए भारत है, ये भारत के ये वाले एरिया में लक्षद्वीप है। आपको कर्नाटक, ये केरल वाला एरिया, यानी कि यहाँ से केरल है और ये वाले एरिया में लक्षद्वीप है। तो ये केरल में जो लैंग्वेज बोला जाता है वही लैंग्वेज लक्षद्वीप में भी बोला जाता है, क्योंकि ये केरल के नज़दीक है। ओके, इसलिए केरल में क्या बोला जाता है, मलयालम, तो यहाँ भी मलयालम बोला जाता है, मलयालम। ओके, तो मलयालम देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में आपको स्पष्ट दिखेगा मलयालम। ओके, तो मलयालम मार लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, 30 में कहता है यक्षगान किस भारतीय राज्य के लोक प्रस्तुति है। ओके, यक्षगान किसका है, तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है, याद रखेंगे, सबको पता भी होगा। कर्नाटक का जो लोक डांस है वो क्या है, वो है यक्षगान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताएं जो वनो उन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुई जन आंदोलन के संस्थापक थे। तो देखो एक देश केन्या में एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है बंगारी मथाई। क्या नाम है, बंगारी मथाई। एक क्वेश्चन नंबर 31 में देखिएगा, उनका नाम है बंगारी मथाई। बंगारी मथाई जो एक पर्यावरणविद है,
ठीक है। इन्होंने जंगल के उन्मूलन के लिए काफ़ी योगदान किया, काफ़ी आंदोलन किए, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो बंगारी मथाई याद रखेंगे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो वन उन्मूलन के खिलाफ जन आंदोलन करने के लिए। ओके, ये कहाँ के है? ये केन्या के है। कोई दिक्कत? ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 है ना। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना 1923 में, ठीक है, में हुई कहाँ हुई? क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना। जो इंटरपोल का एक पूर्ववर्ती है, मतलब इंटरपोल का एक पूर्ववर्ती है, ठीक है। इसका नाम क्या है? 1923 और 2023 में 1923 में इसकी स्थापना। तो इंटरपोल के पहला संगठन है। इसका कहाँ है ना। तो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वियना में। याद रखेंगे, ये वियना में हुआ था। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, है ना। ओके, जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है जिनेवा। वाशिंगटन क्या है? तो वाशिंगटन आपको USA में है। USA का एक राज्य है वाशिंगटन। न्यूयॉर्क भी USA में है ना। ओके, तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन। ओके, तो इसको यहीं तक आज रखते हैं। अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके, आप आज यहाँ तक देखें, बाकी शेष क्वेश्चन जो बचा हुआ है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ओके, चलिए इसको यहीं तक आप देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा होगा। मेरी मेहनत अगर पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। मुझे सपोर्ट करें, अरविंद GS कॉम्पिटिटिव क्लास को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की हमें अत्यंत आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। ओके, जय हिंद, जय भारत।